Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे with chapter number 23 which is published financial statements. So अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पूरा एक ट्रायल बैलेंस उठाएंगे और फिर उसका P&L बनाएंगे, उसका फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, अगर क्वेश्चन ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोल रखा है तो वो भी बनाएंगे. ठीक है. सो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा. मतलब कंसोलिडेशन को छोड़ के चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सो पहले तो ये दे रखा है फॉर्मेट कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है. तो आपको भी एग्जैक्टली यही फॉर्मेट को फॉलो करना है. स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है P&L के लिए और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए फॉर द ईयर एंडेड, जो भी क्वेश्चन ने ईयर एंड दे रखा है. फिर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर उस क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं तो आपको ये ब्रेकअप देना है. कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ठीक है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या कर सकता है, कुड इंक्लूड फॉरेन करेंसी गेन्स एंड लॉसेस. ठीक है. एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. फिर फाइनेंस कॉस्ट कुड इंक्लूड फॉरेन करेंसी गेन्स एंड लॉसेस ऑन लोन्स. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इनकम including fair value gain on investment properties, fair value gain on fair value P&L through investments. ठीक है. ये सब हमने पढ़ रखा है. फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फिर प्रॉफिट आ जाएगा टोटल. फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, गेन ऑन लॉस ऑन फेयर वैल्यू हेल्ड थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल एसेट्स, ये पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी. ठीक है. अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या आएगा, एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट, पीपीई, राइट ऑफ यूज, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो. फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट्स का पार्ट बनेंगे. इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है. और क्या आएगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5. फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल एंड रिजर्व्स में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी. रिवैल्यूएशन सरप्लस, कन्वर्टेबल लोन, इक्विटी कंपोनेंट. ठीक है. कन्वर्टेबल लोन का इक्विटी कंपोनेंट. फिर टोटल इक्विटी में क्या आएगा, ये तो हो गई टोटल इक्विटी. ठीक है. फिर हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, लीज लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्रोविजंस, कन्वर्टेबल लोन. और करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, ओवरड्राफ्ट, करंट टैक्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लीज लाइबिलिटी का करंट पोर्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स. ठीक है. फिर टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गई. फिर ये दे रखा है हमको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है. पहले बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अगर कोई प्रायर पीरियड एरर है तो उसका एडजस्टमेंट, और फिर रिवाइज्ड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. ठीक है. फिर डिविडेंड्स कुछ इशू किए, डिविडेंड्स कुछ पे किए, शेयर इशू हुआ. ठीक है. फिर प्रॉफिट अगर है तो वो आ जाएगा, रिजर्व्स में कुछ हो रहा है तो वो आएगा, कन्वर्टेबल लोन से रिलेटेड आएगा. ठीक है. और फिर ये सारी फर्दर वर्किंग्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और इनकी. ठीक है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 से. द फॉलोइंग शोज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्ची लिमिटेड नॉमिनल लेजर एट 30th April 2001. तो सबसे पहले इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ. ठीक है. इसका अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 मई से लेके 1 मई 2000 से लेके 30th April 2001 तक. ठीक है. अब क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, परचेजेस, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेवेन्यू. इतना पोर्शन तो क्या है. अच्छा, क्वेश्चन ने कॉस्ट नहीं दे रखा है, क्वेश्चन ने परचेजेस दे रखी है. तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट. कॉस्ट कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है. तो और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे. चलो फिर ऑर्डिनरी शेयर, तो ये सारे तो P&L आइटम हो गए यहां तक तो. ठीक है. अब और क्या क्या दे रखा है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री दे रखी है एट 1 में, ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लैंड एंड बिल्डिंग में कॉस्ट दे रखी है,
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है उससे रिलेटेड, प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट दे रखा है, डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट दे रखा है, रिटेन अर्निंग्स दे रखी है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, और फिर बैंक लोन दे रखा है, बोल रहा है कि रिपेबल ऑन 1 जून 2009 और पेबल्स दे रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन इसको बेसिकली इन पॉइंट्स से रिलेटेड जो भी वर्किंग है वो करनी है, और फिर P&L में पोस्टिंग और क्या बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में पोस्टिंग करनी है। अब क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2001। अब आप लोग सबसे पहले अपने 2 पेजेस छोड़ेंगे, एक तो P&L के लिए छोड़ेंगे और एक अदर P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए, और दूसरा पेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए छोड़ोगे, ठीक है। और अपने 3rd पेज से आप लोग वर्किंग्स करना शुरू करोगे, बट मैं अपने 1st पेज से वर्किंग करना शुरू कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार सारी वर्किंग्स हो जाएगी, उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाऊंगी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगी। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और करते जाएंगे। अब बोल रहा है कि टैक्स चार्ज फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड 227,000। ये डायरेक्टली टैक्स एक्सपेंस अपन को निकाल के दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो P&L में जाएगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 56,000 विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 21,000 met the criteria of IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operation. The plant is available for sale at the price of 32,000 and cost 1,000 will be incurred in order to complete the sale, ठीक है। So basically अगर उसने क्राइटेरिया मीट कर लिया है IFRS 5 का, ठीक है, तो उसको हम बुक्स पे हमको किस वैल्यू पे दिखाना है उसको, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो, वर्किंग पे लिखो एसेट, बेसिकली वो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ये हेडिंग होगी, ठीक है। अब इसको किस पे करते हैं, इसको दिखाते हैं लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है। कैरिंग वैल्यू ये बोल रहा है कि कॉस्ट उसकी 56 थी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21 है, ठीक है। सो 56 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कितनी आ रहा है, ये आएगा, ये उसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है 35,000, ठीक है, ओके। और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है, देखो वो हमको बोल रहा है कि उसको उसका सेल प्राइस कितना है 32 है एंड कॉस्ट कितनी लगेगी 1 लगेगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेल, ठीक है। सो 32 माइनस क्या करूंगी मैं, 32 माइनस 1 करूंगी, ठीक है। तो करो 32 माइनस 1, $32,000 में से मैं माइनस करती हूँ $1,000, तो ये कितना आएगा $31,000 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये 31 आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको पीपीई में से तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो ये मेरा क्या है, इंपेयरमेंट है, और ये इंपेयरमेंट को कहां जाएगा, क्वेश्चन ने अगर कहीं पे स्पेसिफाई कर रखा है कहां जाएगा तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे, ठीक है। कहां डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो, ठीक है। सो 35,000 माइनस $31,000 तो कितना हुआ, $4,000। ये 4,000 का जो इंपेयरमेंट है वो कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। बट हमको क्या करना है, इसको प्लांट में से रिमूव करना है, हमको इसको प्लांट में से रिमूव भी करना है, ठीक है। वो तो जब हम प्लांट की फाइनल कैरिंग वैल्यू निकालेंगे तब हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ। अच्छा, ये हुआ कब, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक है, अ पीस ऑफ प्लांट, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब ये प्लांट में से इसको हटा दो। प्लांट कितना दे रखा है आपको, प्लांट की कॉस्ट दे रखी है 100 into 800 और प्लांट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 36,400, ठीक है। आ जाओ, तो ये रिमेनिंग प्लांट है, अब रिमेनिंग प्लांट, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट हमको बोला 102,800, उसमें से ये वाला की कॉस्ट, इस वाले की कॉस्ट निकाल दो ताकि पता चल जाए ना कि अब कितने का बचा हुआ है। तो क्योंकि एक बार जो प्लांट, जो भी एसेट है, जो भी नॉन करंट एसेट है वो हेल्ड फॉर सेल हो जाता है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता, राइट। वो नॉन करंट से निकल के कहां आ जाता है, करंट एसेट में आ जाता है, नॉन करंट एसेट से निकल के करंट एसेट में आ जाता है और डेप्रिसिएशन लगना उस पर बंद हो जाता है। तो अब हम इस पे तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते 56 वाला जो प्लांट है, ठीक है। सो 102,800 माइनस 56,000,
ठीक है, तो ये आएगा 46,800 आ रहा है। ठीक है, तो ये 46,800 यहां आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा होल्ड ऑन 1 मिनट। ठीक है, अब इसने बोला 20% ऑन कॉस्ट लगाना है। ठीक है, इसने क्या बोला कि आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, इसने बोला डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, 20% ऑन कॉस्ट लगाना है, 20% ऑन कॉस्ट लगाना है। ठीक है, तो आप तो लगा लो पहले का। अब इसमें से एक काम करो, इसमें से पहले का जितना भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वो भी हटा लो एक बार पहले का, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो क्या जाता है, जो फाइनल कैरिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाओ पहले इसका। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 36,400 है ना। अब इस 36,400 में से जो एसेट हमने बेच दिया, इस 36,400 में से जो एसेट हमने बेचा 56 वाला, उसका कितना था, 21 था, तो 21 भी हटा दो, कितना हुआ, ये तो पुराना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो 36,400 माइनस 21,000, ये आएगा 15,400। ठीक है, अब उसमें से हमको क्या करना है, इस साल का डेप्रिसिएशन हटाना है, इस साल का डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या बोला है, एट द रेट 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है, 46,800 हो गई, बचा हुआ जो प्लांट है 46,800 का मुझे 20% लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस पे नहीं लगाना, इसने बोला कॉस्ट पे लगाना है, इसलिए यहां पे ना ढंग से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9360 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, अब इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी ईयर एंड पे, इसकी कैरिंग वैल्यू होगी 46,800 माइनस 15,400 माइनस 9360, ये आ रहा है मेरा 22,040, 22,040 आ रहा है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्लियर था। अब अपन आते हैं सो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम आते हैं इस पे। अब क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट नंबर 4 पे, द लैंड एंड बिल्डिंग वर ओरिजिनली एक्वायर्ड ऑन 1 मई 2007, W7। ठीक है, मतलब W7 से लेके W8 तक एक ईयर हुआ, फिर W8 से लेके W9 तक दूसरा ईयर हुआ। ठीक है, फिर आ गया W के बाद क्या आता है, X आता है, राइट, X, तो ये हुआ थर्ड ईयर। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, अब हमको X1 तक, ये हमारा 4th ईयर की बात हो रही है। ठीक है, सो 1 साल 2 साल 3 साल, पहले 3 साल हो चुके हैं मतलब उसको लिए हुए। तो लैंड एंड बिल्डिंग वर ओरिजिनली एक्वायर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग वर ओरिजिनली एक्वायर्ड ऑन 1 May फॉर 900,000 ऑफ विच 300 रिलेटेड टू लैंड। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 50-year लाइफ एंड चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है ना 5th वाला, वो भी इसी से रिलेटेड है। At the beginning of the year, Archie revalued their land and building to 1,400,000, of which 460 related to land. The remaining life remains unchanged. This has not been accounted for. ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा किससे रिलेटेड है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब सबसे पहले इसमें लैंड और बिल्डिंग का कॉम्पोनेंट को अलग अलग कर लो, लैंड और बिल्डिंग कॉम्पोनेंट को अलग अलग कर लो और एक इधर टोटल लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट कितनी है, तो लैंड की तो उसने बोला कि 300,000 है। ठीक है, और टोटल कितनी बोल रहा है, 900,000 है, तो इसका मतलब बिल्डिंग की कितनी हुई, 600,000 हुई। अब आज तक, ठीक है, ईयर के स्टार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बिल्डिंग पे लग चुका है, देखो पहले जाके बिल्डिंग पे ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। बिल्डिंग पे लग चुका है डेप्रिसिएशन 36,000 का लग चुका है। ठीक है, सो 36,000 हटा लो। ठीक है, तो अब कितनी कैरिंग वैल्यू क्या बची एज एट 1 May 2000। ठीक है, 1 May 2000 मतलब ईयर के स्टार्ट में इसकी कैरिंग वैल्यू पहले देखो कितनी बची है, ये आ गया 564 और इधर आ जाएगा अपना 864। ठीक है, अब इसमें से इसने क्या बोला कि वैल्यू को रिवैल्यू हो गई स्टार्ट में, तो इसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, रिवैल्यूड वैल्यू क्वेश्चन ने हमको दे रखी है। उसने बोला कि देखो 1400 हुई टोटल, उसमें से 460 तो किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। ठीक है,
तो 460 तो लैंड पे लगा लो, ठीक है, और बचा हुआ, सो 1400 में से 460 माइनस करूंगी तो कितना हुआ 940। तो 940 किससे रिलेटेड है, 940 बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस लैंड का कितना होगा और उसका कितना होगा, इसका तो हो गया 160, 160 इसका हो गया, और 940 माइनस 940 में से कितना माइनस करूंगी मैं, 564, ठीक है। ये आ जाएगा 8836 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 564 और ये आ गया 940, नहीं 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 ये है 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 376। कुछ आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है यहां पे, लेट मी सी, ठीक है सही है, प्लस 160। सो बेसिकली 536,000 का टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस आया और 864 प्लस 536 कितना हुआ 1400 हो गया, ठीक है, ठीक है। यही बोला ना इसने क्या बोला, रिवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग टू 1400 पे आ गई, ठीक है। अब इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। इस साल का डेप्रिसिएशन भी लगना बचा है, तो इस साल का अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी है 9,40,000 है, ठीक है। और इस बिल्डिंग की अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो उसने बोला कि टोटल 50 ईयर्स थी, ठीक है। टोटल बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता है, टोटल 50 ईयर्स थी, ठीक है। टोटल कितनी थी 50 ईयर्स थी, उसमें से 1 2 3 साल तो निकल गए, ठीक है। इस साल पे वो रिवैल्यू हुई, ठीक है, 1 मई 2000 को वो रिवैल्यू हुई, तो अब कितने बचे उसके साल, 47 बचे, 50 माइनस 3, तो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 47 है। सो इसको मैं डिवाइड करूंगी 47 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 940 माइनस 940 डिवाइड बाय 47, तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। कितना आएगा ये 20,000, तो 20,000 मैं हटा लेती हूं इसमें से। अब देखो इसकी कितनी वैल्यू आती है, तो 460,000 तो ये आ गई और 920,000 ये आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अब उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बची, 460 प्लस 920, कैरिंग वैल्यू बची है ईयर एंड पे 1380000। ये है कैरिंग वैल्यू जो कहां जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये रिवैल्यूएशन गेन में जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन में जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको इतना क्लियर था। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1820 बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स फॉर डैमेज्ड आइटम। 1820 क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है। क्वेश्चन ने हमको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी दी है और फिर ये हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है। एट द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट इट वाज डिस्कवर्ड एट द ईयर एंड inventory count it was discovered that one of the line item of goods in the warehouse had been damaged, ठीक है। the count shows that 1250 items were damaged, ये item number दिया है, ठीक है, कितने item damage हुए। the inventory was discovered at cost 150 पर आइटम, और वो बोल रहा है कि वो कॉस्ट पे इंक्लूडेड है उस इन्वेंट्री में, मतलब इसमें वो इस कॉस्ट पे इंक्लूडेड है। बट फॉलोइंग द डैमेज्ड द आइटम हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 40 ईच, ठीक है। समझ में आ गया कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 40 है। अब इन्वेंट्री का क्या सीन है, लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो 40 हो गई और कॉस्ट इसकी कितनी हो गई 150 हो गई, तो हमें तो किस पे रिकॉग्नाइज करना है, लोअर ऑफ, ठीक है। तो अब आप लिखो, यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 4 और यहां पे लिखोगे इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले तो आपको दे कितनी रखी है, अपन को दे रखी है 1820000 दे रखी है, ठीक है। अब कॉस्ट पे इंक्लूडेड है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड इन्वेंट्री माइनस करो, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड इन्वेंट्री माइनस करो, तो कितने आइटम्स है 1250 आई थिंक आइटम्स है 1250, और कितने पे इंक्लूडेड है $150 पे, तो ये कितना होता है 187,500, ठीक है। तो ये तो माइनस करोगे और किस पे इंक्लूड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट 150 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 40 है, तो किस पे इंक्लूड होनी चाहिए 40 पे, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज्ड आइटम, ठीक है, तो 1250 इंटू 40 जो कि कितना होगा
ये होगा 50,000। तो आप 50,000 ऐड कर लो। अब देखो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आती है, 1820,000 माइनस 187,500 प्लस 50,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1682,500। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1682,500 आ गया। ठीक है, चलो अब इसके अलावा फर्दर क्या पॉइंट्स दे रखे, अब ये तो ठीक है, ये तो जो हुआ। अब आते हैं, द इंटेंजिबल आइटम इज अ ब्रांड विच वॉज एक्वायर्ड फॉर 68। ठीक है, एक्वायर किया था 68, मतलब 68 इसकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। द यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज कंसिडर्ड टू बी इनडेफिनिट एंड therefore ARCI carries out an annual impairment review to identify the recoverable amount. An expert has estimated that the fair value less cost to sell होगी 60 and the financial controller has estimated the value in use to be 62। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट के केस में रिकवरेबल वैल्यू क्या होती है, रिकवरेबल वैल्यू जो होनी चाहिए एसेट की वो क्या होनी चाहिए, वो होती है हमेशा हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इन यूज पहले देखो कितनी है। ठीक है, वैल्यू इन यूज क्वेश्चन हमको कितनी दी है, वैल्यू इन यूज हमको दिया है 62 और फेयर वैल्यू दी है 60। ठीक है, वैल्यू इन यूज तो दे रखी है $62,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दे रखा है 60,000। तो मैं कौन सा यूज करूंगी, 62। ठीक है, 62। अब रियलाइज कितने पे करेंगे उसको, ठीक है, उसको कितने पे डालेंगे, उसको डालेंगे लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल वैल्यू। तो उसकी रिकवरेबल वैल्यू तो 62 हो गई, अब कैरिंग वैल्यू उसकी कितनी है 68,000। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 68,000 है। ठीक है, 68,000 और रिकवरेबल वैल्यू कितनी है उसकी 62,000 है। तो इसका मतलब ये जो 6,000 है ये क्या है, ये 6,000 का उसका इम्पेयरमेंट है। 6,000 का क्या है, ये इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट हो गया 6,000 का। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना शुरू करते हैं। चलो अब हम इम्पेयरमेंट बनाना शुरू करते हैं। अब एक यहां पे एक छोड़ दो पेज कोई वर्किंग के लिए, बाकी आप अपने फर्स्ट पेज पे बनाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे, रेवेन्यू से स्टार्ट करोगे, उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट। अब रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू हमको क्वेश्चन ने दे रखा है 535,000। कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो सिंपल है, आप तो 535,000 डाल दो। ठीक है, रेवेन्यू डालोगे 535,000 नहीं 535 एक और है, वन सेकेंड लेट मी सी, 535,000। ठीक है, आप कॉस्ट के लिए वर्किंग करो, वर्किंग नोट नंबर 6। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बुक्स में कॉस्ट तो दे नहीं रखा, आपको तो क्या दे रखी है, परचेजेस दे रखी है। पहले सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लोगे, फिर उसमें ऐड करो अपनी परचेजेस। ठीक है, फिर लेस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिर अपने सारे इसके डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट और फिर ये सारे एक्सपेंसेस डालो। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमको क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमको क्वेश्चन ने दे रखी है, जो जो चीज को लेते जा रहे हो उसको मार्क करते जाओ, 1670,000 और परचेजेस कितनी दे रखी है 2875,000। ठीक है, ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 1670,000। ठीक है, और परचेजेस कितनी दे रखी है 2875,000। ठीक है, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कंप्यूट करी थी वर्किंग नोट नंबर 4 पे 1682,500 1682,500। ठीक है, अब इसमें सारे एक्सपेंसेस डालना शुरू करो। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाओ सबसे पहले। अब लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन ने अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन ने बोला था कि लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो कहां जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से, लेकिन प्लांट से रिलेटेड है वो कहां जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स से जाएगा। ठीक है, तो प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना दिया, प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है, अच्छा यहां पे मैंने कॉस्ट बोला था, नहीं ये कॉस्ट में नहीं जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है। ठीक है,
और प्लांट का कहाँ जाएगा, प्लांट में जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया ना करंट ईयर का, ये कहाँ जाएगा, इस साल का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा 9360, ठीक है। सो 9360 कहाँ से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रहा है। फिर इसके बाद इंपेयरमेंट हुआ था, ठीक है, इंपेयरमेंट है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल पे 4 का 400,000 का, और ब्रांड्स पे कितना है 600,000 का, ब्रांड पे कितना है, ब्रांड पे है 600,000 का, ठीक है, 6,000 का है, सॉरी ब्रांड पे। ये कहां से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 5 से, ठीक है, 6,000। अब इन सबको पूरा कैलकुलेट करो तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 1670 000 प्लस 2875 000 माइनस 1682 500 प्लस 9360 प्लस 10। हाँ, ये आ रहा है 2881860, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, 2881860 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। करो, सबसे पहले अपना जीपी निकालो और फिर उसके बाद जीपी आ जाएगा एक बार, फिर उसके बाद सारे आइटम्स को धीरे धीरे पोस्ट करना शुरू करो अब, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 5350 माइनस 2881860, ये आएगा 2468140, ठीक है। अब लेस करोगे इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और लेस करोगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है आपको 531 और एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी है 950, 531 और 950, ठीक है। सो 531 तो इसमें से माइनस करो और 950 ये हो गया। अब इस 950 में आपको किसका, लैंड और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि कितना था 20,000 था, तो ये कितना हो जाएगा 970, ठीक है। अब इसके अलावा देखो और क्या दे रखा है, इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है और इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है। तो डाल लो 9,000 फाइनेंस कॉस्ट के और इन्वेस्टमेंट इनकम के 5,700, ठीक है। लेस करो फाइनेंस कॉस्ट कितनी 9,000, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड करो, कितनी ऐड करोगे 5,700 हो गया, ठीक है। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब निकालो कितना आ रहा है, 246,140 माइनस 531,000 माइनस 970,000 माइनस 9,000 प्लस 5,000, ये आ रहा है 963,840, ठीक है। अब टैक्स हमको क्वेश्चन है डायरेक्टली टैक्स निकाल के दिया है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। कितना निकाल के दिया है, पॉइंट नंबर 1 में 227,000, ठीक है। सो ये 227,000 इधर माइनस कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 736,840 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखाओगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया था, यहाँ पे देखो वर्किंग करी थी ना हमने, वर्किंग नोट नंबर 3 536,000, 536,000 आया। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो कितनी आएगी, ये आएगा 1272,840, ठीक है। या हम बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले स्टार्ट करोगे एसेट साइड पे, किसके साथ, नॉन करंट एसेट्स के साथ शुरू करो। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, एक तो हमने इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल ली और दूसरी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इन दोनों की कैरिंग वैल्यू हमने निकाल कर रखी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की तो 1380000, ठीक है, और इसकी कितनी है 22040, ठीक है। पहले तो ये डाल लो, ठीक है। प्लांट एंड बिल्डिंग की कितनी है 22040 और इसकी कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की 1380000, ठीक है। ये दोनों तो हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास क्या थी, इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट में देखो क्या क्या था, इंटेंजिबल एसेट हमको यहां पे दे कितना रखा है, यहां पे हमको इंटेंजिबल एसेट दे रखा है कैरिंग अमाउंट दे रखी है 68,000 की, ठीक है। कितने की दे रखी है, 68,000 की दे रखी है, ठीक है। 68,000 की मुझे दे रखी है, लेकिन मैं उसको किस पे कैरी करूंगी, मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था वर्किंग पे, एक वर्किंग करी थी ना हमने,
ये वाली 68 हमको दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन हम उसको कितने पे कैरी करेंगे, हम उसको करते हैं लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल वैल्यू, तो कितने पे करेंगे 62 पे करेंगे, ठीक है 62 पे करेंगे। तो यहां आ जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट कितने पे 62 पे आ जाएगा, और यहां पे आप लिख लेना अपनी वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। अब देखो जो जो हो गया उसको टिक कर लो, ये इंटेंजिबल भी हो गया। अब देखो और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी और रिसीवेबल्स आएगा। क्या आएगा, एक तो रिसीवेबल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कैश इक्विवेलेंस भी आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, एक तो इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री की हमने एडजस्टमेंट कर रखा है। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था 4, 1680 1682 500, वर्किंग नोट नंबर 4 1682 500 हो गया, ठीक है इन्वेंट्री। रिसीवेबल्स आएगा और क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं, रिसीवेबल्स हमको दे रखे हैं 55 700 के, ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दे रखे हैं 242 000, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या आएगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, वो कितने पे कैरी कर रहे हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाओ, कितने पे कर रहे हैं 31,000 पे, कितने पे 31,000 पे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा एसेट साइड। अब इस सबका टोटल करो कितना आ रहा है, 1380,000 प्लस 22,040 प्लस 62,000 प्लस 1682 500, ठीक है, प्लस 55 700 प्लस 242 000, ये आ रहा है 3475240, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एसेट साइड हो गया। अब आ जाते हैं हम किस में, अब आ जाते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी के साथ, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स बना लेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस देख लेंगे, ठीक है। अब इक्विटी में कितना आ रहा है, इक्विटी में तो हमको 1 मिलियन दे ही रखा है क्वेश्चन ने, ठीक है, तो ये तो 1 मिलियन एज इट इज आ जाएगा 1 मिलियन। और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है, रिटेन्ड अर्निंग्स यहां पर देखो दे रखी है 813,300, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिलियन तो पहले एज इट इज डाल दो, ठीक है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी आ जाएगी 813,300, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था 736,840, ठीक है, तो इसमें ऐड कर लो 736,840। अब देखो ये कितना आता है ये आ रहा है मेरा 1550140। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा कितना था 536,000 मेरा रिवैल्यूएशन था, ठीक है, इक्विटी साइड में इतना आता है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में शायद एक बैंक लोन दे रखा है आपको, तो वो बैंक लोन ले लो। रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, ये हो गया। बैंक लोन है हमारे पास कितना 100,000 और पेबल्स है 60 to 100, 100,000 का बैंक लोन है, ठीक है। अब इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में हमको ट्रेड पेबल्स कितना दे रखा है 60 to 100। अब इसमें क्या आएगा, इनकम टैक्स करंट टैक्स पेबल भी आएगा, ठीक है। करंट टैक्स पेबल, अगर करंट टैक्स पेबल पीएनएल में लिया है तो उसको वहां पे भी तो आएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आएगा। तो वो कितना लिया था हमने 227,000 था, ठीक है। सो ये हो गया, ये पूरा हम हो गया हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब इसका टोटल करो कितना आ रहा है, सो 1 मिलियन में प्लस करो 1550140, इसमें प्लस करो 536,000 प्लस 100,000 प्लस 60 to 100 प्लस 227, ये आ गया 347,540, ठीक है। ये देखो इसके साथ मैच हो गया, तो हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बिल्कुल इजी वाला और बेसिक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ये सिर्फ ये सारे क्वेश्चंस क्या है, सिर्फ बेस बनाने के लिए आपका, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या है क्लियर होते जाएं, ठीक है। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे इजी हैं, मतलब इस चैप्टर नंबर 23 में। जो असली क्वेश्चंस है ना वो तो जो आपके एग्जाम किट के क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये वाले क्वेश्चंस सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए है, ठीक है। चलो
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, विच इज मॉली क्वेश्चन। ठीक है, मॉली नाम है क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। अब मॉली क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू मॉली एट 31 दिसंबर 2001। रेवेन्यू दे रखा है, परचेजेस दे रखे। अब अगेन वापस से कॉस्ट नहीं दे रखा, क्या दे रखी है, परचेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट पेड कितना 400, नॉन करंट एसेट का कैरिंग अमाउंट दे रखा है डायरेक्टली, इनकम टैक्स दे रखा है, डेफर्ड टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है 500 का। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे दे रखा है डेफर्ड टैक्स दे रखा है 1 जनवरी 2001 8000। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, इन्वेंट्री एड दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दे रखा है, ऑर्डिनरी शेयर्स दे रखे हैं, शेयर प्रीमियम दे रखा है, $10 लोन नोट्स दे रखे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखे हैं। ओके, अब क्वेश्चन ने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 और बोला है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, तो आप लोग 3 पेजेस छोड़ोगे और अपने 4th पेज से क्या करोगे, वर्किंग्स करना शुरू करोगे। अब बोलता है लैंड दैट कॉस्ट 5000 इज टू बी रिवैल्यूड टू 11000, मतलब इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, 6000 का हुआ। ठीक है, और वो लैंड इस नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, और मुझे कैरिंग अमाउंट दे रखा है, सो बेसिकली मैं क्या करूंगी, इस 35 में 6000 प्लस कर दूंगी, राइट, तो मेरा रिवैल्यूएशन ऐड हो गया। अब फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 सेंट्स पर शेयर इज डिक्लेयर्ड बिफोर द ईयर एंड, डिक्लेयर किया है, पे थोड़ी किया है, तो ये भी, इसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिक्लेयर अगर किया गया होता है ना, होल्ड ऑन, अगर डिक्लेयर किया हुआ होता है तो इसका कुछ नहीं होगा। जो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे किया है ना, ये जरूर से हम दिखाएंगे, पर ये जो डिक्लेयर किया हुआ है इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो पे किया इसका ट्रीटमेंट जरूर होगा, पर डिक्लेयर किया है ये सिर्फ। ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, ये जब इसका तभी कुछ होगा जब इसको पे किया जाएगा। द बैलेंस ऑन द इनकम टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स एन ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। मैंने पहले भी बताया कि अगर इनकम टैक्स आपको टीबी में क्रेडिट साइड पे दे रखा होता है तो वो ओवर प्रोविजन होता है पिछले साल का, तो मतलब इसका क्या होगा, ओवर प्रोविजन है, पिछले साल उसको ज्यादा चार्ज कर दिया गया था, तो इस साल के इनकम टैक्स एक्सपेंस में से उसको कम कर देंगे P&L में। ठीक है, द इनकम टैक्स फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड 3000, ये करंट टैक्स पेबल हो गया। द डेफर्ड टैक्स प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 8600, 8600 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8000 है, मतलब 6000 का डेफर्ड टैक्स चार्ज और आएगा। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 16000 एट द कॉस्ट फॉर द ईयर, इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट इज इन्वेंट्री दैट कॉस्ट 8000। ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या है 8000, बट ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट दीज गुड्स हैड बिकम डैमेज्ड एंड एज अ रिजल्ट द सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड। दीज गुड्स आर नाउ बिलीव्ड टू हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ 4500 एंड विल इनकर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 500000। तो इस $500, तो इसका मतलब क्या करते हैं, इन्वेंट्री को हमेशा किस पे कैरी करते हैं, IAS 2 क्या बोलता है, लोअर ऑफ कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट है 8000 की और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हुई इसकी, 4500 माइनस 500 मतलब 4000 हुई। ठीक है, तो किस पे कैरी करेंगे हम इस वाली इन्वेंट्री को 4000 पे कैरी करेंगे इंस्टेड ऑफ 8000। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्किंग्स के साथ। सबसे पहले इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं, या चाहे तो हम इसका भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले करंट ईयर टैक्स कितना है, करंट ईयर टैक्स पेबल कितना है, करंट ईयर टैक्स पेबल मुझको बोला है 3000। ठीक है, वापस से देखना है तो देख लो, यहाँ पे बोला है करंट ईयर टैक्स पेबल आपका कितना है 3000। ठीक है, इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे पिछले साल का ओवर प्रोविजन कितना है 500 है, 500। ठीक है, अच्छा ये 3000 कहां जाएगा, ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में, किधर, करंट लाइबिलिटी में करंट टैक्स पेबल पे जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रही हूं। ठीक है, ये 500 लेस हो गया। अब इसके अलावा इसमें क्या करूंगी, मैं ऐड करूंगी डेफर्ड टैक्स चार्ज, जो कितना होगा भाई 8600, वो बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, 8000 उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो मतलब 600 का मुझे और डेफर्ड टैक्स चार्ज करना है इस बार। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3100। ठीक है, तो P&L में कितना जाएगा, 3100 जाएगा। चलो अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले
तो मुझे बैलेंस कितना दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, टीबी के हिसाब से कितना बैलेंस दे रखा है, 16,000 दे रखा है, ठीक है। इसमें से मैं सबसे पहले कॉस्ट माइनस कर देती हूँ, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 8,000 है, वो मैं माइनस कर लेती हूँ। और इसमें मैं क्या कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। ऐड क्या करूंगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कि कितनी है 4,500 माइनस 500 4,000, तो 4,000 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12,000, ठीक है। कितना आएगा ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई कितनी, 12,000 आ गई। अब मैं अपनी वर्किंग नोट नंबर 3 करती हूँ, कॉस्ट निकालती हूँ। कॉस्ट भी नहीं दे रखी मुझे, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, इसमें प्लस करूंगी परचेजेस, ठीक है, और माइनस करूंगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे यहां पर दे रखी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 8,000, ठीक है। और परचेजेस कितनी दे रखी है, 20,000। सो 8,000 और 20,000 पहले ऐड कर लो, 8,000 20,000 और लेस करूंगी 12,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेसिकली इसके अलावा कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई इंपेयरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कोई कुछ नहीं करना आपको, बस आपका ये आ जाएगा। सो 28 माइनस 12 कितना हुआ, 16। तो 16,000 मेरा कॉस्ट हो गया, ठीक है। चलो अब इतनी, फिलहाल तो इतनी ही वर्किंग रिक्वायर्ड थी। अब अगर बाद में कुछ आएगा तो हम फिर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पेज में पूरा भी वर्किंग के लिए छोड़ देती हूँ। अब आते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे, रेवेन्यू से स्टार्ट करोगे। देखो रेवेन्यू कितना दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है 50,000, ठीक है। रेवेन्यू लिख लो 50,000, लेस कर लोगे उसमें से क्या, कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है 16, तो क्या आ जाएगा मेरा 34,000 आ जाएगा मेरा जीपी। जीपी में मैं लेस करूंगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अगर दे रखे हैं तो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, कितने 10,400 और 15,550, ठीक है। 10,400 और कितना दे रखा है 15,550। अब फाइनेंस कॉस्ट पे आ जाओ, ठीक है। लेस करूंगी क्या इसमें से, फाइनेंस कॉस्ट। अब मेरी फाइनेंस कॉस्ट होगी कितनी, पहले तो ये देखो फाइनेंस कॉस्ट के बारे में देख क्या रखा है, लोन इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 400 पे किया है। लेकिन पहले फाइनेंस कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, 10% लोन नोट्स है 8,000 के हैं, ठीक है। यहां करो वर्किंग नोट नंबर 4 फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। 10% लोन नोट है, ठीक है। तो इसका मतलब 8,000 का 10% कितना हुआ, 800 हुआ। तो 800 मेरा कहां चार्ज होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज होना चाहिए। पे कितना हुआ है, सिर्फ 400 हुआ है। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग 400 है ये क्या होगा, ये मेरा करंट लाइबिलिटी में अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट की तरह जाएगा, अक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग फाइनेंस कॉस्ट की तरह जाएगा, क्योंकि ये पे नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। ओके, तो 800 को डाल दो फाइनेंस कॉस्ट में। देखो उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या कुछ दे रखा है, नहीं कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दो। अब यहां पे आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 7250, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूंगी, लेस करूंगी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने निकाल ही लिया वर्किंग नोट नंबर 3 में, नहीं वर्किंग नोट नंबर 1 में, कितना 3,100, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 4150 आ गया। अब आ जाओ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, रिवैल्यूएशन गेन आएगा बेसिकली। तो रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ, उसने बोला था ना कि उसकी वैल्यू जो लैंड है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11,000 हो गई 5,000 से। तो कितना हुआ, सो 11,000 माइनस 5,000 कितना हुआ, 6,000 का गेन हो गया। तो इसका मतलब यहां पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अब कितनी हो गई, 10,150, ठीक है। चलो अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ जाओ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें क्या क्या डालोगे, उसमें डाल लो शेयर कैपिटल डाल लो, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस डाल लो और एक रिटेन्ड अर्निंग्स डाल लो, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन शेयर कैपिटल कितनी है, पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस देख लो सबके। शेयर कैपिटल कितनी आ रही है, ऑर्डिनरी शेयर्स हमको, अच्छा शेयर प्रीमियम भी है इसमें, तो शेयर प्रीमियम भी लिखो, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं हमारे 8,000, शेयर प्रीमियम है 3,000, ठीक है। ले लो 8,000 और 3,000। शेयर कैपिटल यहां पे डाल लो, शेयर प्रीमियम भी डाल लो, ठीक है। ओके, तो शेयर कैपिटल कितनी है 8,000, ये शेयर प्रीमियम कितना है 3,000,
फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस तो कुछ नहीं था, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ नहीं है, मतलब ओपनिंग तो कुछ नहीं है, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ जो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा, 4150, तो ये 4150 ऐड कर लो। और रिवैल्यूएशन कितना हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ हमारा 6000 का, ठीक है, ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, डिविडेंड पे किया, ठीक है, तो डिविडेंड कितना पे किया, डिविडेंड इंटरम डिविडेंड वो बोलता है ना कि आपने इंटरम डिविडेंड पे किया है, कुछ दिया था यहाँ पे, कितना 1600 इंटरम डिविडेंड दिया हुआ है, तो ये 1600 माइनस होएगा कहां से, मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होएगा, ठीक है। अब बस कर लो, इतना ही दे रखा है और तो कुछ था नहीं इसके अलावा। सो ये 8000 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 6000 हो गया, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी, होल्ड ऑन 3000 प्लस, अच्छा मैंने 6000 माइनस कर लिया, 1600 माइनस करना था, ठीक है, तो ये आ रहा है 5550, ठीक है, ये आ गया हमारा सॉसी बन गया। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाओ। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे, नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करोगे। नॉन करंट एसेट्स में उसने हमको एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट में उसने हमको डायरेक्टली बोल रखा है कि कितनी वैल्यू है, ठीक है, कितनी वैल्यू है, देखो नॉन करंट एसेट की उसने हमको कैरिंग वैल्यू हुई दी है 35000, तो आप क्या करोगे, इस 35000 में डायरेक्टली 6000 का जो रिवैल्यूएशन है वो ऐड कर लो, क्योंकि और तो कोई वर्किंग थी नहीं इससे रिलेटेड, तो 41000 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ करंट एसेट में, करंट एसेट में क्या क्या दे रखा है, करंट एसेट में उसने ना यहां पे कुछ दिया था, ट्रेड रिसीवेबल्स, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं 10450 के, तो ट्रेड रिसीवेबल्स ले लो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं, 10450, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और है, नहीं, इसके अलावा इन्वेंट्रीज आएगा, ठीक है, इन्वेंट्रीज में क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 14000 निकाली थी हमने, 16000 निकाली थी, ठीक है, तो ये नहीं, ये तो कॉस्ट निकाला था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12000 निकाली थी, ठीक है, तो 12000 हो गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब एक बार और देख लो क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा, कुछ दे तो नहीं रखा, कैश और कैश इक्विवेलेंस दे रखा है 8100 का, तो वो भी आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8100, ठीक है। तो अब ये देखो इसका टोटल कितना होता है, सो 41000 में प्लस करो 10450, 12000, ये आ रहा है मेरा 71550, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले इक्विटी के तो सारी की चीजें मैं सॉसी से उठा सकती हूँ, हाँ, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो ये चीजें तो मैं यहां से उठा सकती हूँ, 8000, 3000, 6000, 5550, ठीक है। सो 8000, 3000, 6000, 5550, ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, ये सारा मेरा इक्विटी साइड से रिलेटेड हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज वाला देखो, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक तो आएगा, अगर कोई लोन है तो लोन तो है ही, 10% का लोन नोट है, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी कितनी, क्लोजिंग बैलेंस हमको क्या बोला है, कितना होना चाहिए, 8600 होना चाहिए, तो एक तो आ जाएगा 10% लोन नोट जो कि कितने का है, 8000 का है, और उसके अलावा क्या बोला मैंने आपको इसके अलावा मैंने बोला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी, 8600, ये क्वेश्चन ने बोला ही है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हमको दे रखे हैं, करंट टैक्स पेबल कितना है वो आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने फाइनेंस कॉस्ट अक्रू करी थी, सो आउटस्टैंडिंग फाइनेंस कॉस्ट जो पे नहीं हुई 400 की वो, ठीक है। अब पहले देखो ट्रेड पेबल क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, ट्रेड पेबल क्वेश्चन ने दे रखा है ट्रेड पेबल 29, ठीक है, तो 29 डाल दो, ट्रेड पेबल हो गया 29000। करंट टैक्स पेबल कितना बोला था क्वेश्चन ने, करंट टैक्स क्वेश्चन ने बोला था आप रखो 3000, ठीक है, तो 3000 ही आएगा। ये हो गया हमारा सारा का सारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। अब इसका टोटल करो,
ये आ रहा है 71,550। ठीक है, तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। अब हम क्या करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। मैरियन नाम है क्वेश्चन का। ठीक है, क्या नाम है, मैरियन क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब मार्लॉन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसका द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू मार्लॉन एट 31 मार्च 2004। तो इसका मतलब इसका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक हो गया, इसका अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2004 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या क्या दे रखा है, 7% लोन नोट्स दे रखे हैं रिडीमेबल इन 2009, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, P&L आइटम है ये। अब इसमें क्या है कि P&L और फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स को मिक्स करके दे रखा है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस किसका आइटम हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गया फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, परचेजेस हो गया P&L, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया P&L, डिविडेंड्स पेड, ये कहाँ जाता है, डिविडेंड्स पेड सॉसी में जाता है, डिविडेंड्स रिसीव्ड तो कहाँ जाएगा, P&L में ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑर्डिनरी शेयर्स कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन और उधर भी जाएंगे। ठीक है, 5% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल पोजीशन, इंटरेस्ट पेड P&L, इन्वेंट्री दे रखी है तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल पोजीशन, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दे रखी है, व्हीकल्स की कॉस्ट दे रखी है, फिर उसके अलावा प्लांट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, व्हीकल्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, रिडंडेंसी कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, रिकवरेबल डेट एक्सपेंस दे रखा है। ठीक है, शेयर प्रीमियम दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं और बोला है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ P&L, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कब बनाना है, 31 दिसंबर 2004 का बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है कब का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। आई थिंक ये यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लेट मी चेक। Hold on, let me check once. Revenue. नहीं, यहां पे ये आपको बनाना है, नहीं ये आप बनाएंगे 31 जो दे रखा है आप उसी का बनाओगे, 31 मार्च आएगा यहाँ पे, 31 मार्च 2004 ही बनाओगे। ठीक है, ये गलत दे रखा है 31 दिसंबर 2004। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। चलो, अब आप सबसे पहले 3 पेजेस छोड़ दो उसके लिए, P&L के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और थर्ड वाला किसके लिए, थर्ड वाला सॉसी के लिए। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वर्किंग्स के साथ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नॉन करंट एसेट्स आर डिप्रिशिएटेड एज फॉलोज। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिप्रिशिएट करना है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, व्हीकल्स 25% पे करना है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का तो किस कहाँ जाएगा, कॉस्ट में जाएगा, और डिप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल शुड बी इंक्लूडेड इन अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और ये कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर मेरिन सोल्ड सम केटरिंग इक्विपमेंट फॉर 2500, कितने पे बेचे, 2500 पे बेचे, सेल प्रोसीड चाहिए। दिस रिलेटेड टू इक्विपमेंट दैट ओरिजिनली कॉस्ट 5000, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 5000 एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 2600। नो एंट्रीज हैव बीन मेड एट ऑल इन द ट्रायल बैलेंस फॉर दिस डिस्पोजल। तो ये अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाली चीज भी अपन को यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, अब सबसे पहले आ जाओ, अपन आते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आते हैं, व्हीकल्स को बाद में करेंगे, पहले प्लांट एंड इक्विपमेंट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि प्लांट की कॉस्ट कितनी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कॉस्ट कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो कॉस्ट हमको दे रखी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दे रखी है 4315। ठीक है, 4315 दे रखी, इसमें से उस प्लांट को निकाल दो जिसको डिस्पोज ऑफ किया है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी
5000, ठीक है, तो 5000 इसमें से निकाल दो, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी कॉस्ट की प्लांट पड़ी हुई है, सो 4315 में से माइनस करोगे 5000, तो ये आएगा 35315, ठीक है, 35315 आ गया। इसमें से लेस करो कि आज तक उसमें कितना डेप्रिसिएशन लग गया है, ठीक है, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा है 7060, ठीक है। सो 7060 इसमें से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन उस प्लांट का जिसको हटा दिया है, डेप्रिशिएटेड हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 2600, तो ये हटा दो, 2600 हटा दो, ठीक है। सो इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन, 7060 माइनस 2600, ये बचा 4460, ये पुराना हो गया। अब आज इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए बोला है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कॉस्ट पे लगेगा, तो कॉस्ट कितनी बची, कॉस्ट बची 35315, इस पे कितना लगाऊंगी, 20% लगाऊंगी, तो कितना हुआ ये, ये लगेगा 7063, तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बची, कैरिंग वैल्यू एज एट 31 मार्च 2004 कितनी बची, 35315 माइनस 4460 माइनस 7063, तो ये बचा 23792, कितनी बची इसकी, 23792 बची है इसकी कैरिंग वैल्यू, ठीक है। अब इसके अलावा वो जो प्लांट बेचा, ठीक है, उसकी एसपी कितनी है, उसकी एसपी हमको क्वेश्चन ने दे रखी है 2500, ठीक है, और उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हुई, 5000 में से माइनस कर लो उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो ये हो गई 2400, तो इसका मतलब उस पे क्या हुआ, गेन हुआ, गेन कितना हुआ 2500 माइनस 2400, कितना 100 का गेन हुआ। ये 100 का गेन को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, कहाँ नहीं किया, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अब प्लांट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये गेन को भी कहाँ डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम इस गेन को डाल देंगे, चाहे तो अलग से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसको क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डाल देंगे, ठीक है। सो पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि इसको कभी भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। और ये जो सेल प्रोसीड्स आई होंगी ना, कैश में आई होंगी, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंस में ऐड होगी। ड्यूरिंग द ईयर मार्लन सोल्ड सम केटरिंग इक्विपमेंट फॉर 2500, तो ये सेल्स प्रोसीड्स में, ये जो सेल्स प्रोसीड्स है ना, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में, ये ऐड होएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट किया नहीं गया, तो अब हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब वर्किंग नंबर नोट 2 पे आते हैं हम, व्हीकल्स से रिलेटेड। अब व्हीकल्स की क्या कॉस्ट है, पहले तो कॉस्ट देखो व्हीकल्स की और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देख लो। कॉस्ट है इसकी 13720 और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2676, पता नहीं क्या है, मैं एक मिनट यहां से देखती हूँ कितना है, 2670 है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट आ जाओ, यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिखो सबसे पहले तो 13720 और लेस कर लो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि कितना है 2670, ठीक है। अब इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू इसकी कितनी आएगी 13720 माइनस 2670, ये आएगा 11050, ठीक है। अब इसमें से लेस करो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब इसने बोला रिड्यूसिंग बैलेंस में है कितना 25%, ठीक है, 25 व्हीकल 25% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस कितना हुआ 11050 का 25%, ये आएगा 2763, ठीक है। अब कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 11050 माइनस 2763, तो ये आएगा मेरा, इसकी वैल्यू कैरिंग वैल्यू आएगी 8287, ठीक है, ये हो गया। सो बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट पूरा कर लिया। अब सेकंड पॉइंट के लिए वो बोल रहा है करंट ईयर टैक्स, करंट टैक्स ड्यू फॉर द ईयर एस्टिमेटेड इज 15000, ठीक है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 मार्च हमको दे रखा है 5800, ठीक है। द 7% लोन नोट्स वर इशूड ऑन 1 April 2003 एंड आर लोन्स ड्यू रिपेमेंट
एंड आर लोन्स ड्यू फॉर रीपेमेंट बाय 31st March 2009, 6 साल बाद. इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 1st September एंड 1st April. ठीक है, तो 7% लोन नोट है. वर्किंग नोट नंबर 3 पे लिखो 7% लोन नोट है. ठीक है, पहले तो उसकी वैल्यू देखो, इस लोन नोट की वैल्यू कितनी है और कितना आज तक इंटरेस्ट उस पर पे हुआ है. लोन नोट्स कितने का है? 18,000 का लोन नोट है. ठीक है, 18,000 का लोन नोट है और उस पर आज तक इंटरेस्ट कितना पे हुआ है? इंटरेस्ट पे हुआ है 630. कितना पे हुआ है? 630. ठीक है, तो 18,000 का लोन नोट है. 18,000 के हिसाब से उस पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए 18,000 का 7%, 1260. ये जाना चाहिए मेरा फाइनेंस कॉस्ट में. लेकिन पे कितना हुआ है? इंटरेस्ट पे उसने बोला है कितना हुआ है? 630. इसका मतलब 630 अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है. तो वो आउटस्टैंडिंग फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा. कहां पे? करंट लाइबिलिटी साइड पे. ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर था. इसके अलावा क्वेश्चन ने क्या बोला है? रिडंडेंसी कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है द इनिशियल कॉस्ट पेड एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, ये आएगी बिल्कुल. ऑन 1st October 2003. ठीक है, on 1st October 2003, Marlon issued 1,000 equity shares at $1.5 each. All money had been received and correctly accounted for by the year end. ठीक है, फिर इसके अलावा the preference dividend for the year has not been paid and is to be accrued. अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना है? अक्रू करना है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम पहले अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना शुरू करते हैं और एक पेज हम सिर्फ वर्किंग्स के लिए छोड़ लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 4. सबसे पहले हम कॉस्ट की वर्किंग करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ P&L की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किसके साथ करूंगी? रेवेन्यू के साथ स्टार्ट करूंगी. रेवेन्यू कितना है? कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? रेवेन्यू दे रखा है सेल्स रेवेन्यू. ये रहा. कितना दे रखा है? 154,900. 154,900. ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है? लेस करना है कॉस्ट. कॉस्ट निकालना पड़ेगा. कॉस्ट के लिए मुझे कॉस्ट तो दे नहीं रखा, परचेजेस दे रखी है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, पहले तो यहां से शुरू करेंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, यहां पर आ जाओ, ये रहा 6850. और परचेजेस मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है 84,000. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ये दोनों चीजें ले लो. ठीक है, ओपनिंग दे रखा है 6850, परचेजेस दे रखी है 84,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने मुझे पॉइंट्स में दी थी. ठीक है, जो फर्दर पॉइंट्स थे यहाँ पे उसने मुझे बोला था 5,800. ये पॉइंट पूरा कवर कर लिया, ये पॉइंट पूरा कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया. ठीक है, कितना हुआ? 5,800. तो 5,800 माइनस करो. ठीक है, अब इसमें क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन जाएगा. किसका? प्लांट एंड इक्विपमेंट का. तो डेप्रिसिएशन हमने निकाला ही था, कितना था? 7063. तो 7063 ऐड कर लो. अब मैंने क्या बोला था? गेन माइनस कर लेना. ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल जो कितना था? 100. वैसे गेन को क्या करते हैं? क्योंकि गेन को हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट माइनस होता है. कॉस्ट का नेचर क्या होता है? माइनस होता है. ठीक है, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं. तो हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं. कॉस्ट को बढ़ा के रखो और गेन ऐड कर लो. ठीक है, बात वही है. कॉस्ट को बढ़ा के रखो, गेन ऐड कर लो. ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो? उसको कॉस्ट को उसमें से माइनस कर रहे हो. ठीक है, गेन को कॉस्ट में से माइनस कर रहे हो. तो बात तो वही होगी. ठीक है, कुछ भी कर लो, आपका सेम ही आएगा, आंसर सेम ही होगा. तो अब ये कितना आएगा? 6850 में प्लस करो 84,000 माइनस 5,800 प्लस 7063 और माइनस कर लो 100. तो ये आएगा मेरा 92,010. ठीक है, अब कॉस्ट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं. देखो इसको ऐसे समझो, ये मैं टोटल कर रही हूँ. ठीक है, वैसे कॉस्ट का नेचर क्या होता है? माइनस होता है. ठीक है, नॉट नेचर होता है. अगर इसमें से मैं ये 100 माइनस नहीं करती तो कितना आता? 92 आता, 92,113 आता. ठीक है, 92,113 आता अगर मैं ये 100 माइनस नहीं करती तो. ठीक है, और फिर मैं अलग से 100 प्लस कर लेती गेन का, तो आंसर तो सेम ही आता ना. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली नेट क्या आता है इसका? 92,013 तो आता. ठीक है, इसलिए कुछ भी कर लो सेम ही आंसर आएगा. ओके, तो 92,013 क्या करना है? मुझे माइनस करना है कॉस्ट में से. 92,013 मैं क्या करूंगी? कॉस्ट में से माइनस करूंगी. ठीक है, तो अब ये कितना होगा? 154,900 माइनस करना है मुझे इसमें से 92,013. तो ये कितना आएगा? 62,887.
ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इसने मुझे बोला था कि व्हीकल का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देख लो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 5060 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 6020 के, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे पहले लिखो कितना था, 5060 हो गया। इसमें क्या करोगे, डेप्रिसिएशन डालोगे, किसका डेप्रिसिएशन डालोगे, व्हीकल का, 2763। ये आएगा 78, सॉरी ये ना 0 है, हाँ, तो ये आएगा मेरा 7823 आ गया, ठीक है। अब इसमें से लेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के मेरे, 6020 के, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन ने बोला था, एक चीज क्वेश्चन ने बोली है यहां पे, नहीं यहां पर नहीं, ये तो रिडंडेंसी कॉस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ने मुझे इररिकवरेबल डेट्स दिए थे, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मुझे बोला था, ठीक है, अलाउंस फॉर, नहीं ये मुझे बोला है अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 600 है, और यहां पे मुझे बोला था इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, तो या तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर लूं, ठीक है, ये मेरा डेट एक्सपेंस है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, तो या तो मैं इसको क्या करूं, या तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऐड कर लूं, या फिर मैं इसको अलग से दिखा दूं, कुछ भी कर लो, बात वही होगी, ठीक है। तो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को मैं फिलहाल क्या करती हूं, इसी में ऐड कर लेती हूं, ठीक है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है ये मेरा, ठीक है, इसमें प्लस कर लेती हूँ 700, लिख लेना यहाँ पे इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6720, ठीक है। अब इसमें से मुझे लेस करना है क्या, और क्या लेस करना है, फाइनेंस कॉस्ट लेस करनी है एक, और एक इसने बोला था रिडंडेंसी कॉस्ट कुछ है, तो ये रिडंडेंसी कॉस्ट माइनस करो पहले तो 12000 की, ठीक है, 12000 की रिडंडेंसी कॉस्ट माइनस कर लो, ठीक है, और साथ में फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस कर लो। फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी, फाइनेंस कॉस्ट हमने निकाली थी ना 1260 की, ठीक है, तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। कहां से निकाली थी, वर्किंग नंबर लिख देना, वर्किंग नंबर था 3, ठीक है, तो 3 लिख दो यहाँ पे, और ये तो टीबी से आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ऐड करो, इसने एक डिविडेंड इनकम दी थी, एक इसने दिया था, ये इंटरेस्ट पेड वाला पार्ट भी हमने कर लिया, तो इसको टिक कर लो। डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 1200, तो ये 1200 को लिख दो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं मतलब कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिख दो इसको, कितना 1200 का, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, 62887 माइनस 7823 माइनस 6720 माइनस 12000 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा मेरा, ये आएगा, ये आ रहा है 1 सेकेंड, 7823 6720 62887 माइनस 7823 माइनस 6720, ठीक है, माइनस 12000 माइनस 1260 प्लस 1200, ठीक है, ये आ रहा है 36284, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करोगे, लेस करोगे टैक्स, टैक्स के लिए तो उसने हमको साफ साफ बोला है कि आपका जो टैक्स एक्सपेंस है वो 15000 है, ये पॉइंट है ना। करंट टैक्स ड्यू फॉर द ईयर एस्टिमेटेड इज 15000, तो ये 15000 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 21284, ठीक है, कितना आएगा 21284, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा, हम प्रिपेयर करते हैं सॉसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। एक तो आ जाएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल डाल लो, ठीक है, शेयर कैपिटल डाल लो, शेयर प्रीमियम डाल लो। अब इस क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स डाल लो, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स डाल दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल के बाद भी डायरेक्टली बाद भी प्रेफरेंस शेयर्स आ सकता है, ठीक है, और डालो टोटल। अब सबसे पहले सबके ओपनिंग बैलेंसेस डालो। अब ओपनिंग बैलेंसेस डालोगे ना, तो पहले तो इसका एक पॉइंट है वो पढ़ो, ठीक है। इसका पॉइंट क्या बोलता है, ऑन 1 October 2003 मार्लॉन इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स एट $1.5 ईच
ऑल मनी हैड बीन रिसीव्ड एंड करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय द ईयर एंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1000 है, 1000 देखो 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं। अब पहले ये देखो, सॉरी मैंने 10,000 लिख दिया, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, अब पहले देखो कि इक्विटी शेयर का वो कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर की। तो इसने बोला ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू है $1। ठीक है, $1 है, तो इसका मतलब 1.5 पे इशू किया, तो मतलब $1 तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 0.5 कहां जाएगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो ये $1000 तो कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में, और ये 1500 कहां जाएगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला दिस हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर एट द ईयर एंड, मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें ये ऑर्डिनरी शेयर्स जो है ना ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये जो शेयर प्रीमियम इसने दे रखा है ना 500 का, ये भी क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमारे पास बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं 20,000 में से 1000 ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए मैं माइनस करूं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 19,000 होगा। और ये 500 में से अगर मैं 500 माइनस करूं तो क्या आएगा, 0। तो 0 था शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये आपको देखना है ढंग से, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो शेयर कैपिटल कितना हुआ, 19,000 हुआ, ओपनिंग बैलेंस शेयर प्रीमियम कुछ नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स का देखो अब कितना दे रखा है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स हमको दे रखी है क्वेश्चन में, ओपनिंग देखो कितनी दे रखी है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर्स, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंसेस एट 31 मार्च। तो जो 1 अप्रैल 2003 के बैलेंसेस हैं उसके आगे उसने लिखा है। ठीक है, ये देखो उसने लिखा है सब जगह। अब रिटेन्ड अर्निंग्स देखो पहले क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स है आपका 23,345। ठीक है, सो 23,345 डालो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखे हैं 10,000 के दे रखे हैं, कितने के, 10,000 के। अब डिफरेंस डिविडेंड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही ओपनिंग है और वही क्लोजिंग है, तो कितना हो गया, 10,000। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर आप शेयर इशू लिखो पहले, तो कितना हुआ है, तो शेयर इशू हुआ 1000 का हुआ और 500 का शेयर प्रीमियम आया उसकी वजह से। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमारा हुआ प्रॉफिट हमने यहां पे निकाला ना P&L से, कितना, 21,284। ठीक है, तो प्रॉफिट लिख दो, 21,284 हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके अलावा अब डिविडेंड कितना पे हुआ है, डिविडेंड कितना पे हुआ है, पहले तो ये देखो डिविडेंड यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, डिविडेंड पेड, हाँ डिविडेंड पे किया है 1000। एक तो इसने बोला 1000 पे किया है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये एक पॉइंट और बोल रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर हैज नॉट बीन पेड, मतलब वो वाला 1000 किसको पे हुआ है, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे हुआ होगा, और इसने बोला है वो पे नहीं हुआ एंड इज टू बी अक्रूड, उसको अक्रू करना है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट कितनी है, 5% है, 10,000। सो 10,000 पे 5% कितना हुआ, 500। तो डिविडेंड कितना पे होगा, अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 लिखो, 5% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 के हैं, 10,000 का 5% कितना हुआ, 500। इसका मतलब डेबिट करूंगी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, और क्रेडिट करूंगी, क्रेडिट क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी मैं अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि ये पे नहीं किया है, इसको अक्रू करना है, पर इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। करंट सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में अक्रू करके मैं डाल दूंगी, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, पे नहीं किया बट अक्रू कर दिया, पे करना बचा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ, तो इसका मतलब यहां पर मैं जब लेस करूंगी डिविडेंड पेड तो मैं कितना करूंगी, एक तो 1000 जो ऑलरेडी पे हो गया प्लस 500 जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स को पे करना है, विच इज हाउ मच, 1500। ठीक है, अब आ जाएंगे मेरे सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये आ गया मेरा 20,000, ये आ गया मेरा 5,000, ये कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 23,345 प्लस 21,284 माइनस 1500, ये आएगा 43,129। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 10,000। ठीक है, और फिर यहाँ पे टोटल, ये सबके टोटल आप निकाल लेना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही नॉन करंट एसेट्स के साथ शुरू करेंगे, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के साथ शुरू करेंगे। आप कैरिंग वैल्यू डालोगे, सबसे पहले किसकी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डाल लो कैरिंग वैल्यू, फिर व्हीकल्स की डाल लो। ठीक है, अब प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 23,792, और इसकी कितनी आ रही है, 8,287। ठीक है,
20 कितना था, 1 सेकेंड, 23,792, ठीक है। और ये है व्हीकल्स की 828287, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके ये हो गया। अब इसके अलावा अब आ जाओ आप सारे के सारे अपने करंट एसेट्स पे आ जाओ, ठीक है। तो करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या पहले तो बच रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है एक 56,250 का, चलो यहीं से ले लेते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, वैसे इन्वेंट्री आएगा, ये हमारे पास है, रिसीवेबल्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना बोल रहा है, 56,250 है, 56,250 हो गया, 56,250। इसमें मैंने क्या बोला था कि 2,500 जो सेल प्रोसीड्स के आए थे वो ऐड करने हैं, सो 56,250 प्लस 2,500, तो ये आ जाएगा 58,750, ठीक है। अब रिसीवेबल्स के लिए इसने क्या बोला था, रिसीवेबल्स के लिए इसने बोला था अलाउंस कितना बनाना है, अलाउंस इसने दिया था, अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स 600, ठीक है। तो ये 600 मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस करना पड़ेगा, 29,850 माइनस 600, वो क्या है, वो है मेरा अलाउंस है। तो अलाउंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट। ये आ जाएगा मेरा 29,250, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 5,800, तो ये आ जाएगा 5,800। अब इसको ऐड कर लो इन सबको, ठीक है। ये आएगा मेरा 125,879, ठीक है। अब आ जाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। अब इक्विटी साइड के तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर प्रीमियम, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक और चीज थी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना था, 20,000, शेयर प्रीमियम था 500, रिटेन्ड अर्निंग्स थी 43,129 और प्रेफरेंस थे 10,000, ठीक है। अब आ जाओ नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक तो लोन था हमारे पास, शायद नॉन करंट लाइबिलिटीज में 7% लोन नोट, ठीक है, 18,000 का, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा वो, ठीक है। और एक ट्रेड पेबल्स दे रखा है, ठीक है, डालो ये सब चीजें, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखो। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा आपका 7% लोन नोट, ठीक है, जो कि कितना था, 18,000 का था। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा, ठीक है, करंट टैक्स एक्सपेंस हो गया। उसके अलावा क्या आएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा, मैंने क्या किया था, इंटरेस्ट अक्रू किया था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, और मैंने डिविडेंड भी क्या किया था, अक्रू किया था, सो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो था 630, डिविडेंड था 500, टैक्स एक्सपेंस था 15,000, ठीक है। अब बचा क्या, बचा मेरे पास ट्रेड पेबल। ये ट्रेड पेबल मैं जाके चेक करती हूँ कितना था, ट्रेड पेबल था 18,120, तो 18,120 मेरा ट्रेड पेबल में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार कर लो सबका टोटल, देखो कितना आता है, ये 20 प्लस 500 प्लस 43,129 प्लस 10,000 प्लस 18,000 ये आ रहा है मेरा 125,879, ठीक है। ये मेरा एसेट साइड से मैच हो गया। सो बेसिकली इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज क्या हुआ, मेरा एसेट साइड के साथ मैच हो गया, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। सो नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद 2 more क्वेश्चंस। पहले हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, देन विल ऑल्सो स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 24 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम।